गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 2 लेके आ गए हैं फिर से। और इससे पहले हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ा चुके हैं। कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह, कुछ फूलों के बारे में कुछ बताए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल हम उसके बारे में, फूलों के बारे में कुछ चर्चा कर लिए थे, जैसे कि दलपुंज के बारे में, बाह्य दलपुंज के बारे में, परागकोश के बारे में, परागकण के बारे में, ठीक है, मतलब कि जयांग और पुमंग के बारे में बात कर लिए थे। फूल सुगंधित होते हैं, उसके बाद सुगंधित क्यों होते हैं, उसके बाद ये भी कि फूल रंगीन होते हैं, कुछ फूल रंगहीन होते हैं, तो ऐसा क्यों होते हैं, इसके बारे में हम पिछले वीडियो बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। फूलों के बारे में तो पहचान हम लोग की अच्छे खासी हो गई है। अब फूलों के बारे में पहचान होने के बाद हम लोग फूलों के बारे में जानते हैं कि इसमें जो जनन कोशिकाएँ होती है वो कैसे बनती है, और परागकोश ये क्या है, ये क्या बला है परागकोश, समझिए। तो परागकोश समझिएगा, जैसे कि जो पुष्प होते हैं, इस पुष्प में दो भाग होते हैं, समझिएगा। कुछ पुष्प होते हैं जो कि एकलिंगी होते हैं, कुछ पुष्प होते हैं जो कि द्विलिंगी होते हैं। हम द्विलिंगी का बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, फिलहाल। तो पुष्प में होते हैं द्विलिंगी जो होते हैं, एक होते हैं इसमें नरलिंग। उसमें पुष्प में एक होते हैं, एक नर लिंग का एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होते हैं, ठीक है। लिंग का दो भाग होते हैं, एक नर भाग होते हैं, एक मादा भाग होते हैं। देखिए, इन जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं, इंसान भी होते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है, हम लोग नर और मादा आसानी से देख लेते हैं कि हाँ नर कौन है, मादा कौन है, पहचान हो जाती है अलग, ये पहचान हो जाती है। उसके बाद उसके बारे में लिंग भी पता हो जाता है कि हाँ ये नर लिंग का है, ये मादा लिंग का है, ये पता चल जाता है। लेकिन पुष्पों में कैसे पहचान है, पुष्प में ऐसा क्या होता है? देखिए, पुष्प में क्या होता है, उसमें जो नर लिंग होते हैं, ठीक है, पुष्प में जो नर होते हैं, जो नर लिंग होता है, इसमें जो मादा लिंग होता है, जो पुष्पों में जो नर भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं पुमंग, ठीक है। पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं पुमंग। अब मादा को जो जनन भाग, जो मादा जनन अंग होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जयांग। पुष्प जनन अंग को कहते हैं पुमंग और मादा जनन अंग को जयांग, ठीक है, याद रखिएगा, पुमंग और जयांग। आखिर समझिएगा, पुमंग और जयांग होता है किसी का, हम लोग कोई फूल बनाते हैं, ठीक है, और चले कि ये कोई फूल बना दिए, ठीक है, ये फूल है, आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, आप लोग बेहतर बना सकते हैं, हम तो बस ऐसे बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक फूल है। अब फूल का समझिएगा, ये हो गया इसका डंठल। अब ये जो बीच वाला जो भाग होता है फूल का, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं जयांग, ठीक है, जो कि मादा भाग होता है। फूलों में मादा भाग होती है जयांग, ठीक है। और उसके बाद ये जो लंबा सा जो भाग दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पुमंग। फूल में ये होता है पुमंग, यानी कि ये होता है, ये नर भाग होते हैं, ठीक है, ये नर जनन अंग होते हैं और ये मादा जनन अंग होती है, समझिएगा इस चीज़ को। उसके बाद ये होता है दलपुंज, आप लोग अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाद ये होता है दलपुंज, उसके पत्ती जो रंग बिरंगी रहते हैं उसको हम कहते हैं दलपुंज कहते हैं। कुछ पत्ते होते हैं जो रंगहीन होते हैं, जैसे कि वाइट कलर के होते हैं, जैसे रात रानी हो गई, ये सब क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। तो रंग ना होने का रीजन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर दलपुंज। उसके बाद जो बाहरी जो आवरण, जो हरे कलर का पत्ता, जो हरे कलर का जो एक पत्ती रहती है, जो बाद में इस तरह से लटक जाती है, ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी एक पत्ती का ही, इसका ही दलपुंज का ही भाग है, ठीक है। बाद में क्या होता है, पहले तो बंद रहती है, जब ये कली रहती है तो क्या होता है, फूल ये बंद रहती है। जब बाद में खुल जाती है तो क्या होता है, यही बाहर निकल जाती है। जब ये बाहर की वजह लटक जाती है तो ये भी हालांकि इसी का भाग है, तो क्या कहेंगे, इसको बाह्य दलपुंज कहेंगे, इसे बाह्य दलपुंज कहेंगे। तो पुष्पों की पहचान तो हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, पुष्पों की पहचान हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके आगे बारे में जानते हैं, ये होता है, इसको जो डंठी होती है उसको हम कहते हैं वृंत। पिछले कक्षा में हम लोग बता दिए थे। ये जो होते हैं जहाँ पे पुष्प पूरा विराजमान रहती है उसको हम कहते हैं पुष्पासन, उसको कहते हैं पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन। उसके हो गया। अब इसके बाद समझिएगा, ये तो हो गया फूल के भाग जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। आगे समझते हैं इसके। अब देखिए, हम लोग को पढ़ना है पुमंग के बारे में, हम लोग को पढ़ना है अभी पुमंग के बारे में, एक नर भाग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पुमंग जो होते हैं, ठीक है, पुमंग। अब मान के चलिए कि पूरे फूल को हटा करके एक पुमंग के भाग को हम निकाल लेते तो इसके आवरण कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, इसके आवरण कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे कुछ आवरण, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो होती है, ठीक है, ये जो डंठल है इसका, इसे हम कहते हैं तंतु या फिर पुतंतु, ठीक है, पुतंतु या तंतु दोनों इसमें कहते हैं।
कुतंतु, इसको तंतु कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं, ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ये पूरा भाग, ठीक है, ये पूरा भाग को हम लोग कहते हैं पराग कोश। पराग कोश समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश, समझिएगा। अब पराग कोश जो होते हैं ये द्विपालिका होते हैं, परागकोश द्विपालिका होते हैं। देखते हैं, इसीलिए देखिए बीच में हम एक लाइन खींचते हैं, बीच में एक तरह का बना दिया और कि परागकोश जो होते हैं असल में द्विपालिका, एक पालिका ये होगी, एक पालिका, यानी कि समझिएगा एक पालिका ये जुड़ी हुई है, ठीक है, ये हो गई एक पालिका, इसमें एक और जोड़ दिए तो क्या होगा, ये दो पालिका जुड़ गए, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, द्विपालिका कहेंगे। ठीक है, तो जो परागकोश होती है वो कितने पालिका, तो परागकोश होती है द्विपालिका, परागकोश द्विपालिका, द्विपालिका होती है। ठीक है, और उसके बाद इसको जो पालिका होती है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक, कोष्ठक मतलब समझिए जैसे कि एक रूम चैम्बर समझते हैं, चैम्बर, जैसे कि एक घर होता है, मान लीजिए एक घर है तो घर में क्या होते हैं, 4 रूम होते हैं या फिर 2 रूम होते हैं, कमरे होते हैं 4। ठीक है, तो एक चैम्बर होता है, एक रूम होता है, तो उस तरह से क्या होता है, इसमें भी कमरे होते हैं, इसमें क्या होता है, एक चैम्बर होता है, इसमें रूम, इसको हम कहते हैं कोष्ठक कहते हैं। तो प्रत्येक पालिका, ठीक है, इसके प्रत्येक पालिका में 2 चैम्बर यानी कि 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ जब परागकोश है, अब परागकोश चलिए यहाँ पे एक बनाते हैं परागकोश। ठीक है, अब ये परागकोश है, अब ये परागकोश जैसे है तो क्या करेगा, इसको अनुप्रस्थ काट यानी कि बीच से काट ले लेंगे। ठीक है, बीच से काट के अब तब परागकोश को अगर हम देखेंगे, इसका बीच से काट दिया और एक भाग इसका उठा करके इस तरह से देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में इसको देखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे दिखाई नहीं देगा, तो जब इसको माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो देखेंगे एक पालिका जो होती है इसमें 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, एक कोष्ठक, अब समझिएगा ये जो पूरा जो इसको जो काट के देखेंगे तो इसका आवरण कुछ इस तरह से निकलेंगे, इसका आवरण कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगा हमारे सामने, इस तरह से, जो कि एक पालिका, देखिए इस साइड वाला एक पालिका हो गया, इधर वाला एक पालिका हो गया, तो 2 पालिका हो गए। ठीक है, बीच में जो रहता है उसको हम कहते हैं संयोजी या फिर योजी कहते हैं। ठीक है, अब जितने भी पालिका है, ठीक है, इसमें कितना हो गया, 2 पालिका हो गए। अब 2 पालिका जो दोनों में 2-2 कोष्ठक, यानी कि एक कोष्ठक यहाँ, एक चम्बर, एक यहाँ, ठीक है, 2 और फिर एक यहाँ, एक यहाँ, आ रहा समझ में। ठीक है, 2 पालिका, परागकोश कितने पालिका, तो परागकोश 2 पालिका, एक पालिका में 2 कोष्ठक, तो 2 पालिका में 4 कोष्ठक, इसीलिए इसको कहते हैं कि परागकोश चतुर्कोष्ठकीय होते हैं। परागकोश पूछेंगे परागकोश कितने कोष्ठकीय होते हैं, तो परागकोश चतुर्कोष्ठकीय, परागकोश में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। परागकोश चतुर्कोष्ठकीय, इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चतुर्कोष्ठकीय। 2 पालिका होती है इसलिए कहते हैं द्विपालिका, समझिएगा। अब ये जो कोष्ठक होती है समझिएगा, अब ये कोष्ठक में मेन ये समझिएगा, ये कोष्ठक ये जो चेम्बर होता है, ठीक है, अब इस चेम्बर के अंदर ही बनते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, इसके अंदर ही बनते हैं लघु बीजाणु। अब देखिए परागकोश है, तो पराग ये जो नर जनन अंग है, ये नर जनन अंग, तो इसमें क्या बनेंगे, नर जनन कोशिकाएं बनेंगे। ठीक है, नर जनन अंग में से क्या बनेंगे, नर जनन कोशिकाएं बनेंगे। अब नर जनन कोशिकाएं बने, कोई तो जगह होगा जहाँ पे ये बन रहा होगा, तो इसमें जो 4 कोष्ठक होते हैं, ये प्रत्येक कोष्ठक में क्या होते हैं कि ये जनन कोशिकाएं बनते हैं, प्रत्येक कोष्ठक में जनन कोशिकाएं बनते हैं। ठीक है, और यही जनन कोशिकाएं जब विकसित होती है इसको हम कहते हैं पराग कण कहते हैं। ठीक है, पराग कोश से निकला तो इसको हम कहते हैं पराग कण कहते हैं। ठीक है, कण, और समझिएगा अब ये जो होती है, ये आवरण, इसके 4 आवरण होते हैं, समझिएगा, ये जो होते हैं इसके 4 आवरण होते हैं। मान चलिए कि इसका एक भाग को हम यहाँ पे, एक भाग को हम काट के ले लिए, एक भाग को हम निकाल दिए, एक भाग को जो हम देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको हम रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो अगर इसका एक मान चलिए कि ये क्या है, परागकोश का भाग है, ये क्या है, परागकोश है, एक भाग जो बीच से काट लिए तो उसके बाद जो देखे तो इस तरह का आवरण निकल का है, उसमें क्या है, ये दोनों, ये चारों क्या है, तो 4 कोष्ठक है, जिसको हम कहते हैं चतुर्कोष्ठक। ये इसमें 2 पालिका होते हैं, बीच वाले को हम लोग कहते हैं संयोजी, बीच वाले को हम लोग कहते हैं संयोजी, संयोजी या फिर योजी भी इसको कहते हैं। ठीक है, संयोजी बीच वाले को। अब देखिएगा ये तो बीच वाला हो गया संयोजी, इसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु धानी। अब समझिए, इसको हम लोग कहते हैं बीच वाला, ये जो आवरण इसको हम काट करके यहाँ निकाल लिए। अब ये पूरा आवरण
यह जो छोटा था इसको हम क्या किए, बड़ा बना दिए। अब ये जो बीच वाला जो है गोल, ठीक है, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। यही लघु बीजाणुधानी आगे चल के पूरा विकसित होकर के पराग पुटी बन जाती है, ठीक है। यही लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणुधानी जो होती है, इसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ये पूरा आवरण जो है, ये जो गोल वाला है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। यही लघु बीजाणुधानी विकसित हो करके ये पराग पुटी बन जाती है, पराग पुटी बन जाती है। पराग पुटी, देखिए पराग पुटी कब बनते हैं, जब इसमें का जितने ही पराग कण है, पराग कण पूरी तरह से जब तैयार हो जाते हैं, ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, क्या इसमें पूरा भर जाते हैं, पूरा एकदम जैसे होता है ना क्वेश्चन कोच एकदम भर जाना, पूरा जब भर जाता है क्या होता है, पूरा एकदम टाइट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये बाद में ये क्या होता है, बाद में ये जब पूरा भर जाता है, पूरी तरह जब तैयार हो जाता है, उसको हम कहते हैं पराग पुटी। अब यही पराग पुटी में स्फुटन की क्रिया होती है। स्फुटन मतलब होता है कि फट जाना, स्फुटन मतलब होता है फट जाना। अब ये क्या होता है, इसी में फट जाता है पराग कण, जब ये फटता है तो क्या होता है, जितने पराग कण है वो इसके बाहर आकर के लग जाते हैं, ये पूरे आवरण में, मतलब इसके बाहर यहाँ पे क्या होता है, परागकण यहाँ पे आके लग जाते हैं। और समझिए इसको पूरी विधि को समझिए। देखिए ये जो पालिका होता है, ये जो एक कोष्ठक होते हैं, ठीक है, इसको अलग किया। अब इसके क्या होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं, समझिए। इसके सबसे ऊपरी भाग जो होता है, सबसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे ऊपरी भाग जो होते हैं इसको हम कहते हैं अंतस्त्वचा कहते हैं, अंतस्त्वचा कहते हैं ऊपरी भाग को। और उसके बाद वाला जो एक और परत है, इसको हम कहते हैं अंतस्थिशियम, अंतस्थिशियम इसको बोलते हैं। उसके बाद एक और त्वचा होती है, इसको हम कहते हैं जो तीसरे नंबर पर, इसको हम कहते हैं मध्य परत कहते हैं। उसके लास्ट में जो गोल वाला आवरण है, इसकी जो परत होती है उसको हम कहते हैं टैपिटम, उसको हम कहते हैं टैपिटम। अब टैपिटम के अंदर ये पूरा जो भाग है ये होते हैं लघु बीजाणुधानी। उसके बाद यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे यहाँ पे लाल कलर का डॉट्स दिख रहे होंगे, वो एक्चुअली में समझिएगा, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो भाग है, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स है क्या चीज, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये है मातृकोशिकाएं, ये है मातृकोशिकाएं, समझिएगा। मातृकोशिका, समझिए ये मातृकोशिका। अब यही मातृकोशिका क्या होता है, यही मातृकोशिका विकसित होगा, विकसित होकर के यही मातृकोशिका क्या होगा, परागकण का विकास करेगा, समझिए। अब इसको धीरे धीरे समझते चलते आखिर ये परागकण का विकास कैसे करता है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मातृकोशिका है, ठीक है, ये क्या करते हैं, परागकण का विकास करते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं मातृकोशिका। ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो मातृकोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं के ऊपर जो भाग होते हैं, कोशिकाएं के ऊपर जो भाग होते हैं, ये भी एक आवरण से ढके हुए रहते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, एक आवरण से ढके हुए रहते हैं। इसके 2 परत होते हैं, ठीक है, जो मातृकोशिका होते हैं इसके क्या होते हैं, 2 परत होते हैं। बाह्य परत को हम लोग कहते हैं बाह्य चोल, ठीक है, बाह्य परत को हम लोग कहते हैं बाह्य चोल। उसके बाद अंदर वाला जो होता है, इसके अंदर वाला, इसको हम कहते हैं अंततः चोल, क्यों कहते हैं अंततः चोल, समझिएगा। ये जो बाह्य चोल है, ठीक है, ये जो आवरण जो बनी हुई रहती है, ठीक है, ये आवरण जो बनी हुई रहती है, इसको हम ये आवरण किस चीज़ की बनी होती है, तो स्पोरोलेनिन, स्पोरोलेनिन। मातृकोशिकाएं जो होती है इसके ऊपर जो आवरण बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है, तो स्पोरोलेनिन से बनी होती है। इसमें जो परागकण जो इसमें जो ये जो बनते हैं, ठीक है, ये जो परागकण यानी जो मातृकोशिका जो बनती है, इसके व्यास की, तो इसके व्यास लगभग में, इसके व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है, इसके माइक्रोमीटर, ठीक है, ये 25 से 50 माइक्रोमीटर तक इसके व्यास होती है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा ये स्पोरोलेनिन है, ठीक है, इसको क्या करता है, ये इसके तरफ से एक सुरक्षा कवच होता है, ठीक है। एक सुरक्षा कवच क्या होता है, अब इसके यहाँ पे क्या करता है, ये अंदर जो है, ठीक है, अंदर क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है कि ये खराब ना हो, जल्दी टूट फूट ना हो, फटे नहीं, ठीक है, अन्य जीव जंतु से, अन्य जो इससे हवा हो गए, पानी हो गई, इससे जल्दी खराब ना हो, टूटे नहीं, इसे क्या करते हैं, उसका रक्षा करता है। तो उसका रक्षा करने का काम किसका होता है, स्पोरोलेनिन जो परत बनी होती है वो क्या करता है, इसका रक्षा करता है मातृकोशिका के। अब ये रक्षा करता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि इसमें एक छिद्र होती है, ठीक है,
एक क्या होता है, एक छिद्र होती है, एक बहुत छोटा सा कहीं एक भाग में एक डॉट से होती है, ठीक है, छिद्र होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं, उस छिद्र को हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। अब मान लीजिए कि एक भाग क्या होता है जनन छिद्र। अब जनन छिद्र जो होंगे वहाँ पे, जनन छिद्र जो होंगे वहाँ पे स्पोलेनिन जो है ये अनुपस्थित रहता है। तो मान लीजिए ये क्या है, जनन छिद्र है। अब जनन छिद्र में क्या होता है, यहाँ पे स्पोलेनिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होने के रीजन होता है कि अनुपस्थित अगर नहीं रहेगा तो फिर आगे ये जनन की क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्पोलेनिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है यहाँ पे, किसी एक भाग में, किसी एक जो छिद्र होते हैं उसमें क्या होता है ये अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। बाद बाकी पूरे में क्या होते हैं, इसके परत इसके बने होते हैं ताकि कोई भी इसमें इसको हमेशा सुरक्षा प्रदान, इसको सुरक्षा मिलता रहे इसके लिए, ठीक है। तो समझिएगा, अब ये मातृकोशिका क्या करती है, अब मातृकोशिका के अंदर जो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब इसमें क्या होगी, कोशिका विभाजन होगी, ठीक है। इसमें क्या होती है, कोशिका विभाजन। अब इसमें क्या होगी, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, ठीक है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। अब समसूत्री कोशिका विभाजन मतलब होता है कि कोशिकाओं के बराबर भागों में बांट देना, ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन। अब ये देखिए, ये मान चले कि ये इसको, ये क्या है, तो ये मातृकोशिका है, मातृकोशिका। अब ये क्या है, अब मातृकोशिका जो है, अब मातृकोशिका में क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले जो मातृकोशिका है, मातृकोशिका में क्या होता है कि मातृकोशिका के दो परत होते हैं, दो परत पहले होते हैं, ऊपरी परत जो सबसे ऊपरी परत रहता है इसको हम कहते हैं बायोचोल। बायोचोल जो होती है ये किस चीज की बनी होती है, तो ये स्पोरोलेनिन से बनी होती है। किस चीज की बनी होती है, स्पोरोलेनिन से बनी होती है। उसके बाद इसके दूसरी जो परत होती है, इसके अंदर एक और परत होती है जो कि इसके अंदर रहती है, इसको हम कहते हैं अंततः चोल कहते हैं। ये सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। उसके बाद ये जो बायोचोल होती है, ये आवरण एक तरह से इसके, ये जो मातृकोशिका होती है इसको मजबूती प्रदान करती है ताकि ये किसी भी कीट पतंग या फिर किसी वातावरण से इसे, इसके अंदर को जो जनन कोशिकाएं हैं उसे कोई भी हानि ना पहुंचे, कोई भी दिक्कत उसमें ना पहुंचे, ठीक है, वो पूरी तरह से तैयार हो पाए। इसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर एक आवरण बनी होती है जो कि अभी तक वैसा कोई केस सामने नहीं आया जिसको ये जो परत है जो बायोचोल इसको तोड़ा जा सका, ठीक है। अभी वैसा कोई भी जो केस है वो सामने नहीं आ पाया है, कोई भी इसको तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाया। ये पूरी तरह से तैयार और पूरी तरह से सुरक्षित बनाए गए हैं जो कि स्पोरोलेनिन से बनी होती है। यहाँ पर ये पूरी परत स्पोरोलेनिन से बनी होती है, लेकिन यहाँ पे पूरी जो मातृकोशिका होती है इनमें एक भाग वैसा होता है, यानी कि एक छोटा सा अंग वैसा होता है जिसको हम कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं। इस छोटा सा अंग हम लोग कहते हैं जनन छिद्र, या फिर इसे रंध्र भी कहते हैं, रंध्र, जनन छिद्र या रंध्र, रंध्र भी कहते हैं, समझिएगा। अब ये जनन छिद्र, यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे ये पूरी कोशिका है, यानी कि ये पूरी जो मातृकोशिका होती है, ये पूरे में क्या होता है, स्पोलेनिन की परत होती है, लेकिन जो जनन छिद्र होते हैं यानी कि जो रंध्र होते हैं वहां पे ये अनुपस्थित होती है, वहां पे ये स्पोलेनिन जो होती है अनुपस्थित होती है। वहां पर अनुपस्थित होती है। उसके बाद जहां से क्या होता है कि अनुपस्थित होने के वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी पोषण वगैरह कोई जो इसको पोषण मिलने वाला है, ठीक है, वहां पे इसी रास्ते के माध्यम से अंदर जा पाता है। और फिर क्या होता है, जो मातृकोशिका होता है उसकी वो उसके क्या होता है, उसमें मातृकोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाती है, मातृकोशिका में समसूत्री विभाजन होती है। वहां से दो कोशिकाएं बनती है, इसको हम कहते हैं परागकण, दो परागकण बनते हैं। और वो परागकण जो बनते हैं, अब उस परागकण के भीतर दो तरह के कोशिकाएं पाए जाते हैं। उस परागकण के अंदर दो तरह के कोशिकाएं पाए जाते हैं। पहला कोशिका जो कायिक कोशिकाएं होती है, ये आकारिकी थोड़े से बड़े होते हैं, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, स्पष्ट रूप से इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, ये थोड़ा आकारिकी बड़े होते हैं। और दूसरे होते हैं जनन कोशिकाएं, ये जनन कोशिका आकारिकी छोटे होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। उसका जो कायिक कोशिकाएं जो होते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडारण होता है, यानी कि खाद्य जिसको पोषण जो होता है प्रचुर मात्रा में कायिक कोशिकाओं में भरे होते हैं। और इसके ये जो कोशिका है, ये जो परागकण है, ये भी क्या है, एक कोशिका है, ठीक है। तो इस कोशिका में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म,
इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसमें क्या होता है, इस कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ये जो जनन कोशिकाएं हैं ये साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक आवरण बना होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, जनन कोशिकाएं इसमें तैरते रहता है। जब ये पूरी तरह से जब जनन कोशिका तैयार हो जाता है, जब ये स्थायी कोशिका पूरी तरह से जनन कोशिका को तैयार कर देती है, तैयार होने के बाद जो ये पूरा परागकण जब ये तैयार हो जाती है तो पूरा परागकण तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से परागकण तैयार हो जाता है और इसी से कुछ फैक्ट जुड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं परागकण जनित एलर्जी। परागकण जनित एलर्जी क्या है, जैसे कि मान चले कि कोई फूल है उसको अगर नजदीक से सूंघते या फिर कोई गंदगी है या फिर कोई धूल कण है वैसा जो कि नाक के अंदर चले आते हैं, वो नाक में जाकर के नासाका पर या फिर हमारे म्यूकस में जाकर वो फंस जाते हैं, तो वो हमें सर्दी जैसी समस्या आने लगती है। उससे जो एलर्जी हो जाती है, उससे जो छींकें आने लगती है, खांसी आने लगती है, उसको हम कहते हैं परागकण जनित एलर्जी कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये जनन कोश क्या हो गया और उसके बाद ये जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो जिसको हम कहते हैं परागकण। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ये जब बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं परागकण। अब ये परागकण विकसित हो जाता है, विकसित होने के बाद ये पूरा परागकण, ये पूरा परागकण लघु बीजाणुधानी जो पराग पुटी होती है, पराग पुटी किसे कहते हैं, जो लघु बीजाणुधानी पूरी तरह से तैयार हो जाती है, उसमें भरपूर मात्रा में परागकण भर जाते हैं, तो वो जो कोष्ठक होते हैं वही आगे चल के परागपुटी कहलाते हैं। वही जब तैयार हो जाता है उसको हम कहते हैं परागपुटी। वही परागपुटी क्या होता है, उसी में स्फुटन की क्रिया होती है। परागपुटी में स्फुटन की क्रिया होती है। स्फुटन क्रिया होने के बाद जो उसमें स्फुटन की क्रिया होती है तो बाद में जो पराग कोष होता है, पराग कोष के ऊपर जितने भी परागकण है जो स्फुटन के बाद क्या होता है इसके ऊपर लग जाते हैं। इसके ऊपर लगने के बाद जो यही परागकण इसके ऊपर लगे रहते हैं और कीट पतंगे के द्वारा यही परागन की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, परागन की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्विज। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मातृकोशिका के बाह्य चोल किस चीज से बनी होती है। जो मातृकोशिका होती है उसके बाह्य चोल किस चीज से बनी होती है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में प्रोटीन, सेलुलोज, स्पोरुलिन और टैपिटम किस चीज की बनी होती है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए प्रोटीन जब यहाँ पे बताए थे, ठीक है, जब आप लोग को बताए थे मातृकोशिका के बारे में तो प्रोटीन के कहीं जिक्र ही नहीं किए थे हम, और ना ही सेलुलोज का जिक्र किए थे। ठीक है, और बात रहा टैपिटम का, तो टैपिटम जो होता है, ठीक है, टैपिटम जो होते हैं वह जो लघु बीजाणुधानी जो होती है उसकी ऊपर की परत होती है, उसको हम कहते हैं टैपिटम। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बायोचोल किस चीज से बनी होती है, तो ये तो आवरण का नाम है टैपिटम, ये तो होगा ही नहीं। सेलुलोज ये क्या होता है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है पेड़ पौधे में। प्रोटीन जो कि इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बात कर रहा है यहाँ पे मातृकोशिका के बाह्य चोल, जब बाह्य चोल की जैसी बात कर रहा है किस चीज की बनी होती है, वह यहाँ पे आ जाएगा, ये बनी होती है स्पोगोलेनिन से। ठीक है, ये बनी होती है स्पोगोलेनिन से, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पोगोलेनिन। इसका सही आंसर स्पोगोलेनिन। तो उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी पहले कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख रहे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा, स्पोगोलेनिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जल्दी कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। लघु बीजाणुधानी कितनी भित्तियों से आवृत होती है, यानी कि कितनी भित्तियों से घिरी हुई होती है। तो लघु बीजाणुधानी जो होती है कितनी भित्तियों से घिरी हुई होती है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी। ऑप्शन ए 2 भित्तियों से, ऑप्शन बी 4 भित्तियों से, ऑप्शन सी 3 भित्तियों से, ऑप्शन डी 5 भित्तियों से। जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए बता दें कि जो लघु बीजाणुधानी जो होती है, ठीक है, वो 2 भित्तियों से कभी नहीं बनी होती, क्योंकि इसमें 2 पालिका होते हैं और एक पालिका में 2 कोष्ठक होते हैं। इसमें भित्ति पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं पहली बात, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये गलत आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बी। अब देखिए जब भी हम बताए थे, जब आपको लघु बीजाणुधानी के बारे में यानी जो परागकोश के बारे में जब बता रहे थे उसमें हम बताए थे उसमें 4 भित्तिये होते हैं। ठीक है, 4 भित्तियों के बारे में हम लोग बताए थे। ठीक है, तो पहला बताए थे अंतःत्वचा, ठीक है, पहला अंतःत्वचा, दूसरा अंतःस्थिशियम,
तीसरा मध्य परत और चौथा टैपिटम। ये 4 परतें होती हैं किसमें, लघु बीजाणुधानी के भित्तियों में, ठीक है। ये 4 परत होती है, 4 भित्ति होती है। तो इसमें कितने भित्तियां हो जाएंगे, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये यहाँ पे बी, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 भित्ति होती है। और यहाँ पे बोले 3 भित्ति, तो 3 भित्ति होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, 5 भित्ति भी गलत हो जाएगा, 4 भित्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि पराग कोश कितनी पालिका होती है। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए जल्दी, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में है 2 पालिका, ऑप्शन बी में है 3 पालिका, ऑप्शन सी में है 4 पालिका, ऑप्शन डी में है 5 पालिका। तो जल्दी कमेंट कीजिए कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या उसका जवाब होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। पराग कोश कितनी पालिका होती है, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए बता दें आप लोग को कि पराग कोश जब भी होंगे, ठीक है, तो पराग कोश 2 पालिका होते हैं, ठीक है। पराग कोश आप लोग को बताए थे, तो पराग कोश में कितनी पालिका बताए थे, तो पराग कोश में 2 पालिका बताए थे। जब इसको काटेंगे और उसके बाद जब इसको देखेंगे तो एक पालिका में 2 कोष्टक पाए जाते हैं। कोष्टक के बात की जाए तो इसमें 4 कोष्टक पाए जाएंगे, और जब पालिका के बात की जाए तो इसमें 2 पालिका ही पाए जाएंगे, 4 पालिका नहीं पाए जाएंगे। तो पराग कोश में कितने पालिका पाए जाते हैं, तो पराग कोश में 2 पालिका पाए जाते हैं, 4 कोष्टक पाए जाते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं चतुर्कोष्ठकीय परागकोश। परागकोश चतुर्कोष्ठकीय होते हैं और 2 पालिका होते हैं। तो परागकोश में कितने पालिका, 2 पालिका। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन और इससे पहले जो समझा है वो समझ में भी आया होगा। अगर किन्हीं स्टूडेंट को कहीं पे अगर डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।